हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया था, ये लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी लेकिन ये मार्कर ही नहीं चल रहा था। तभी देखो ये मैंने क्या लिख लिख के देखा था, क्लियर कट बोलो दिख रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आप मन से लिख लिख के देख ली कि यार ये दिख रहा है कि नहीं। ऐसे ही मन से बना बना के लिखता गया। एक्चुअली में क्या था, ये दोनों मार्कर में इंक ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने इंक डाल भी दी थी लेकिन वो चल नहीं रही थी। फिर मैंने इंक डाल के इनको थोड़ी देर ऐसे करके रख दिया। थोड़ी देर मतलब बहुत देर हो गई यार, 4-5 घंटे हो गए इसको। अभी देखते हैं, अभी मैंने चला के देखा था चल तो रहा था लेकिन उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन ठीक है, चला देंगे काम। और तो क्या देखने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे? रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी तो सर आप ऑलरेडी बता चुके लास्ट क्लास में, और लास्ट से लास्ट क्लास में, दोनों क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी। इसमें क्या नया है? देखो सबसे पहले तो नया तो ये है कि लास्ट सबसे पहले जो ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था एक्चुअली में, तो वो क्या था, वो इस बारे में था 1D, वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। लेकिन अभी जो देखने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी। 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट क्लास में भी देखी थी, जिसमें देखा था ना रिवर मैन प्रॉब्लम, वो 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी का ही एप्लीकेशन था। आज देखने वाले 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा एप्लीकेशन, जो क्या है, जो है वोट बोट मैन या बोट स्विमर। ठीक है, ये सॉरी बोट नहीं, रिवर मैन या बोट की जगह आएगा रिवर स्विमर या फिर रिवर बोट। ये सारी प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में होगा क्या, देखो एक रिवर तो बह ही रही होगी, इसमें रिवर तो बह ही रही है हर जगह। ठीक है, अब यहाँ से या तो कोई स्विमर ऐसे इसको पार करने की कोशिश कर रहा होगा, मैन बोल दो या स्विमर बोल दो, या फिर कोई बोट ऐसी निकल रही होगी। तो ये देखना चाह रहे हैं, एक प्यारा सा इंसान है, भोला है। अभी भोला क्यों है? क्योंकि अभी इसने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, मतलब ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। तो ये क्या सोचता है कि यदि मैं पॉइंट नंबर ए से चलना स्टार्ट करूँगा तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट इस जगह पे निकल जाऊँगा। ठीक है, ये नदी है जो बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भोला इंसान इधर जाने की कोशिश कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको क्या लग रहा है कि मैं यदि ऐसे चलूँगा सीधा तो डायरेक्ट डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन इसका एक दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ज़मीन से खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, और ये देख रहा है कि यार ये यहाँ तो नहीं निकला, ये किसी इस जगह पे जाके निकल गया यार, किसी इस जगह पे जाके निकल गया, जो कि इस पॉइंट से कुछ एज डिस्टेंस मान लेते हैं, वो एज डिस्टेंस पर है, वो भी अपन निकाल लेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे जाके निकलेगा ये। तो इसके मन में तो विचार आया था कि मैं यदि यहाँ से चालू करूँगा तो यहाँ पे निकलूँगा, लेकिन इसके साथ हो गया खेल। और खेल ये हुआ कि इस जगह पे तो नहीं, ये किसी दूसरी जगह पे जाके निकल गया, जिस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं सी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ तेरा वादा? तो तेरा वादा क्या हुआ? निकलना तुझे, इस ये वादा करके गया था अपने दोस्त से कि भाई मैं ए से निकल रहा हूँ बी पे पहुँचूंगा, लेकिन इसके साथ तो खेल हो गया। वो खेल हुआ किस वजह से था? इस रिवर की वेलोसिटी है ना इधर, इस वजह से रिवर इसको इधर बहा के ले गई, जाना इधर चाह रहा था, रिवर की वेलोसिटी की वजह से बेचारा इधर पहुंच गया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये इसको बोलते हैं, जो बी से सी की जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने एस नाम दिया है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट कितना हो गया, मतलब एक्चुअली में इसको इस जगह से निकला तो इसने सोचा यहाँ पे पहुँचने चाहिए था, लेकिन ये पहुँचा यहाँ पर, तो ये कितना ड्रिफ्ट कर गया अपनी एक्चुअल पोजीशन से। एक्चुअल पोजीशन का मतलब समझ रहे हो ना, इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट से वो कितना ड्रिफ्ट, कितना अवे चला गया, वो वाली डिस्टेंस एक तो निकालनी है। एक ये आपको इस नदी की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर, मान लेते हैं 0.5 किलोमीटर दे रखी है नदी की चौड़ाई, 0.5 किलोमीटर। यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ 500 मीटर दे रखी है, तो एक ही बात है, 500 मीटर भी 0.5 किलोमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर पॉइंट 500 मीटर यदि दिया है तो किलोमीटर में करना है तो उसको 1000 का डिवाइड कर दो, तो ये 0.5 किलोमीटर ही आएगी, तो 0.5 किलोमीटर आ गई। ठीक है, तो ये 0.5 किलोमीटर दे रखी है आपको। अब मैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे पहले ये बताओ, इसको ये वाली डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये नदी को पार कर लेगा। ठीक है, ये बात सही है। नदी को पार करने के साथ इसका ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बताओ, और ये यहाँ से किस एंगल पे, ये एंगल कितना बनाएगा, मतलब ये कितने एंगल पे घूम गया, यहाँ से जाना यही चाहिए था लेकिन किस एंगल पे निकलेगा।
तो इन सब को देखने के लिए सबसे पहले जो इसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी स्पीड है पहले तो ये बताओ। 4 किलोमीटर पर आवर ये कौन सी स्पीड है इसकी? ये है भैया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कौन सी स्पीड है इसकी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि भाई रिवर के रेस्पेक्ट में ही तो इसकी वेलोसिटी दे रखी होगी यहाँ पर। अब और रिवर की वेलोसिटी कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तो किसी के रेस्पेक्ट नहीं हो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसका दोस्त जो खड़ा हुआ है वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है भाई। इसका दोस्त कहाँ से देखेगा? ज़मीन से देखेगा। तो दोस्त देखेगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो स्विमर है ना इसका दोस्त स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि इसका दोस्त कहाँ खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से देखेगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेगा। तो अब ये बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? उसके लिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला लगा दो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही फॉर्मूला होगा। सीधी बात है, सिंपल बात है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है 3। लेकिन क्या आप 4 3 डायरेक्ट लिख दोगे? नहीं नहीं, क्योंकि ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, एक डायमेंशन में तो हो नहीं रही। कुछ वेलोसिटी वाई में जा रही है, कुछ एक्स में, तो आपको आई कैप जे कैप उनके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये वाई एस आर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो भाई ये हो जाएगी जे कैप। और वेलोसिटी और रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? इस डायरेक्शन में, मतलब आई कैप। ये बात समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से क्या आएगी? 4j कैप प्लस 3i कैप, 4j कैप प्लस 3 हो गया, दूसरा एंगल बढ़ गया। अब दूसरी तरह से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यार। आप कहोगे सर दूसरी तरह से सॉल्व करके बता दो। तो देखो ये 3 वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 4, ये बन गया अपना रिजल्टेंट। अब आप देख लो ये वाला एंगल मान के चल लो कि अपन ये एंगल निकालना चाह रहे हैं, इसको मान लो अब थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यदि मुझे टेन थीटा निकालना है तो ये 4 तो मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, वेक्टर में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वाली लेंथ हो गई 4। अब निकालो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा की वैल्यू आएगी 4/3। यदि टेन थीटा 4/3 है तो भाई 53 का एंगल याद करो, 53, ये 4, ये 3, ये 5। 37 में क्या होता है? 37 में होता है ये 3, ये 4, ये 5। यदि 37 एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली लेंथ भी छोटी होगी। 53 एंगल बड़ा है, दोनों में कंपेयर करें 37 और 53 में, तो सामने वाली साइड किस में बड़ी होनी चाहिए? 53 में। एंगल बड़ा है तो सामने की साइड भी बड़ी, इसमें एंगल छोटा तो सामने की साइड भी छोटी। अब यहाँ से मुझे बताओ टेन 53 की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मतलब कितनी आ गई? 53 डिग्री। और ये अभी भी निकाली थी अपन ने, तो ये एंगल 53 हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया? 37 डिग्री। तो वो आपसे कुछ भी पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है इसका, तो बता देना 53। वो अपने की डायरेक्शन से कितने एंगल पे मतलब शिफ्ट हो गया, तो वो 37। अब अपने को बात करनी है भाई कि ये जो इसने डिस्टेंस कवर करी उसमें कितना टाइम लगा इसको, मतलब नदी पार करने में कितना टाइम लगा, नदी पार करने में इसको कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए, क्योंकि नदी पार करने में कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे यूज हो रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, मतलब 4। तो टाइम टू क्रॉस रिवर इक्वल्स टू समय इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.5। और क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? 4। तो 0.5/4 आवर्स लगेंगे, क्योंकि ऊपर 0.5 किस में है? किलोमीटर में है, और ये नीचे क्या है? वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। तो इसका आंसर आएगा 0.5/4 आवर्स। इतने घंटे लगेंगे इसको नदी पार करने में, 0.5/4। यदि पूछ ले वो कि घंटे को नहीं मिनट में चेंज करो, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 मिनट्स।
यदि वो पूछ रहे सेकंड में बदलो तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देना, इतनी सेकंड्स लगेंगे इसको। कोई डाउट तो नहीं? इसको टाइम कितना लगेगा? इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो नदी पार करने में इसको कितना टाइम लगा? जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो लेनी है, और जो नदी की डेप्थ मतलब सॉरी विड्थ है वो लेनी है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ये टाइम होता है। तो अपने को टाइम पता चल जाएगा रिवर्स क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक तो इसकी विड्थ ले लेना डी की जगह, और वी में क्या लेना पड़ेगा? जो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, वही वेलोसिटी लोगे तभी तो टाइम आएगा। अब टाइम तो निकाल लिया मैंने कि इसको 7.5 मिनट्स निकली या फिर इतने घंटे लगे। अब मैं आपसे पूछूँ कि इतने टाइम में, चलो ठीक है, इतने टाइम में इसको नदी पार करने में, लेकिन ये सेम टाइम में ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये इधर भी मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। तो इस समय में, अच्छा, इसने जिस टाइम में नदी पार करी होगी उसी टाइम में तो ये ड्रिफ्ट भी हुआ होगा ना, इस उसी टाइम में तो ये इधर शिफ्ट भी हुआ होगा। तो वो टाइम में अब मैं पूछ रहा हूँ एस की वैल्यू बताओ, ड्रिफ्ट कितना आया इसका, इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई डिस्टेंस जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? एस डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब कौन सी वेलोसिटी काम में लोगे? इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी मूव करा रही है? ये वाली 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 इंटू टाइम कितना लगा था रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, वही टाइम तो सेम ड्रिफ्ट करने में लगेगा। जिस डायरेक्शन, जिस टाइम में ये इधर जा रहा होगा उसी टाइम में ये इधर भी जा रहा होगा, हल्का हल्का, पहले थोड़ा इधर फिर और ऐसे ऐसे आगे जा रहा होगा। तो टाइम कितना है? 0.5/4, 0.5/4। तो इतना किलोमीटर इसने ड्रिफ्ट कर लिया। किलोमीटर में क्यों आएगा? क्योंकि जो वेलोसिटी है देखो किस में, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम मैंने इसमें किस में पुट कर दिया? आवर्स में। तो आर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, जब आर आएगा तो आर से आर कट जाएगा, किलोमीटर में बचेगा। तो इतने किलोमीटर। तो इसकी ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है? 1.5/4 किलोमीटर्स। मीटर में पूछे तो 1.5/4 इंटू 1000 कर देना, इतने मीटर्स, इतने मीटर ड्रिफ्ट किया इसने। तो अभी तक ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से 100% समझ आ चुका है या नहीं? क्योंकि मैंने अपनी पूरी पूरी एनर्जी इसमें लगाई कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। क्वेश्चन तो अभी और भी करा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन तो मैं अभी आपको और भी करा दूंगा, लेकिन ये बात बताओ, ये बात आप समझ पाई? दिमाग में भेजे में क्लैरिटी आ पाई कि नहीं? मतलब समझ गए ना? तो अब मैं क्या करता हूँ यार, उसको ड्रिफ्ट वगैरह निकाल ली, टाइम कितना लगेगा वो भी निकाल दिया। अब मैं आपको एक दूसरी तरीका क्वेश्चन करा देता हूँ, दूसरी तरीके का क्वेश्चन करा देता हूँ। वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करो, नोट करो। अ पर्सन वांट टू स्विम, ए पर्सन वांट टू स्विम directly opposite to its entrance point. A person want to swim to the directly opposite to its entrance point. Then find out the angle, at which he must swim. Find out the angle so at which he must swim. और आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जो दे रखी है सेम मान लेते हैं जो अभी दे रखी थी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर मान लेते हैं। फिर वो दे रखी है आपको 4, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर 4 दे रखी। जो स्विमर है रिवर के रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, वो ही मान लेते हैं 3 दे रखी है। ठीक है, अब ये आपकी रिवर है और ये आपका ये पर्सन ए पॉइंट पर है। अब ये क्या चाह रहा है कि मैं बी पॉइंट पर ही निकलूं भाई, इसने ये कंडीशन लगा दी आपके लिए कि मैं तो ये चाह रहा हूँ मुझे तो बी पॉइंट पर ही निकलना है, और रिवर की स्पीड ये इधर है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये चलना चाह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। यदि ये डायरेक्टली ऐसे चलेगा तो अपन ने देखा था कि ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, रिवर की फ्लो की वजह से ये इधर निकलेगा। तो अब ये बताओ इसको किधर चलना चाहिए? इधर नहीं, यदि इधर चलेगा तो ये रिवर इसको और इधर ले जाएगी और ये थोड़ा और नीचे की साइड ऐसे चला जाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको चलना चाहिए इधर किसी एंगल पर, मैं मान लेता हूँ वो एंगल थीटा है, वो एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल पे चलेगा तो ड्रिफ्ट होते होते इस पॉइंट पे निकल सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो बताओ किस एंगल पे ये चले? उस एंगल को निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए भाई? उस एंगल को निकालने के लिए
आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे निकल जाए, तो इसकी हॉरिजॉन्टल कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ही तो ये इधर मूव कर गया था, इस हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में थी, जिसकी वजह से वो इधर मूव कर गया था। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 दे रखी है आपको, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो इसका 4 का एंगल कितना बनेगा, ये 4 cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी 4 sin थीटा। यदि 3 = 4 cos थीटा हो जाए, 3 = 4 cos थीटा हो जाए, समझ रहे हो, 3 = 4 cos थीटा हो जाएगा। यदि ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, मतलब जो इधर है वो इधर, मतलब नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, क्योंकि दोनों ने बैलेंस कर लिया 3 किलोमीटर पर आवर = 4 cos थीटा। तो यहाँ से यदि ये दोनों इक्वल हो गई भाई, दोनों इक्वल हो गई, तभी तो इसकी हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी बचेगी नहीं। अब जब हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी बची ही नहीं तो इसको ड्रिफ्ट कौन कराएगा, कोई नहीं। यदि ड्रिफ्ट नहीं होगा तो जिस पॉइंट से चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाके निकल जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो वापस समझो, अभी रिवर फ्लो हो रही थी, रिवर फ्लो इधर हो रही थी, और ये जैसे वर्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा था 4 में, तो ये इधर क्यों गया, क्योंकि इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी जिसकी वजह से ये इधर गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इधर ना चला के, मतलब वर्टिकल ऐसे ना चला के, मैं इसको किसी इधर एंगल पे चला देता हूँ, और एंगल पे चला देता हूँ। उसके बाद में मान लेता हूँ कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, और उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक 4 cos थीटा इधर, एक 4 sin थीटा इधर। यदि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब इसको ड्रिफ्ट कराने के लिए कोई भी वेलोसिटी नहीं है। यदि ड्रिफ्ट कराने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये यहाँ से जब घुसा तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करने के लिए क्या करना है, नेट वेलोसिटी किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 कर दो। तो 3 जब बैलेंस कर ले, या फिर नेट वेलोसिटी 0 करनी है ना, नेट वेलोसिटी 0 किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, नेट वेलोसिटी 0 किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर वेलोसिटी कितनी है, 3, इधर कितनी है, -4 cos थीटा = 0। यही करना चाह रहे हैं ना अपन, यही करना चाह रहे हैं ना, नेट वेलोसिटी 0। तो इधर 3 है, 3i मान लो, चलो i कैप, ये 4 cos थीटा किधर है, माइनस डायरेक्शन में, तो -i हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जो आई भाई वो आएगी 3/4, cos थीटा की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी यार वो आएगी cos इनवर्स 3/4। तो जो cos इनवर्स 3/4 जो एंगल होगा वही आपकी थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। cos इनवर्स 3/4 कितना होता है ये आपको एग्जाम में दे रखा होगा, आपको याद नहीं करना है। cos इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू होती है वो आपको एग्जाम में दे रखी होगी। डायरेक्टली आप बता सकते हो कि थीटा इतना होना चाहिए, तब इसकी कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब जिस पॉइंट से ये एंटर करेगा उसके अपोजिट निकल जाएगा। ये बात समझ गया? अब आप ये मत पूछना सर cos इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी, वो आपको एग्जाम में देगा, क्योंकि ये 37 और 53 के एंगल में नहीं आएगी। समझ रहे हो? आप ये अनुमान लगाओ ना, ये 37 होता है, तब ये 3, ये 4, ये 5, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 होना चाहिए। और दूसरे एंगल से देखोगे तब भी ये 3, ये 4, ये 5, ये थीटा होता है, तब भी cos थीटा 3/5 होता है। तो ना तो ये 53 है ना ये 37 है, ना तो ये 53 है ना 37 है, कुछ और एंगल है, तो वो आपको दे रखा हुआ है एग्जाम में। क्योंकि जब कोई ऐसे अजीब से एंगल आते हैं ना तो वो आपको एंगल देगा, तब आपसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। ये बात आप समझ गए? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यदि cos थीटा पता है आपको तो sin थीटा निकाल सकते हो क्या? ये क्वेश्चन आपने ज़िंदगी में बचपन में कभी तो पढ़ी होगी यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ये पढ़ी है ना आपने। तो sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, 1 - cos² थीटा, यही होती है। और sin थीटा क्या हो जाता है यहाँ से, √1 - cos² थीटा। तो यहाँ से 1 - cos थीटा की वैल्यू पता है आपको 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 - 9/16। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 7/16, तो √7/4, ये sin थीटा की वैल्यू आ गई, √7/4।
अब मैं आपसे पूछ लूँ भाई कि इसको ये नदी पार करने में टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट, नदी की यदि ये विड्थ दे रखी है, वापस मान लेते हैं 1 किलोमीटर दे रखी है इस बार, यदि ये विड्थ में 1 किलोमीटर है तो इसमें टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल्स टू, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई टाइम का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये विड्थ पार करनी है 1 किलोमीटर, अपॉन वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू √7/4, √7/4, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो भाई टाइम आ जाएगा अपना 4 से 4 मर जाएगा 1/√7 आवर्स। तो इसको नदी पार करने में इतने घंटे का टाइम लग जाएगा, ठीक है, इतने घंटे का टाइम लग जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो भाई इसकी ड्रिफ्ट क्या हो, जब मैंने बोल ही दिया कि वो जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे निकलना चाह रहा है, तो इस ये कहीं शिफ्ट हुआ क्या, इधर शिफ्ट हुआ क्या, नहीं, इधर शिफ्ट हुआ क्या, नहीं, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे निकल गया, मतलब ड्रिफ्ट कितनी है, 0। इसके लिए ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये बात आप समझा, ड्रिफ्ट 0 इस केस में, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ही ये इसलिए बनाया था कि ड्रिफ्ट 0 के लिए, ड्रिफ्ट 0 के लिए ही तो बनाया था यार, वो ड्रिफ्ट 0 ही तो चाह रहा था, वो ये चाह रहा था जिस पॉइंट से घुसे उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे निकल जाए बस। इसकी वेलोसिटी का यदि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर यदि देखें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, पहले ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 4 है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर 4 है, लेकिन इस 4 को लिखोगे कैसे आप, 4 को कैसे लिखोगे, तो 4 के 2 कंपोनेंट है भाई, एक तो इधर और एक इधर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पे रिवर देख लेते हैं, तो ये 4 थी और इस डायरेक्शन में थी, तो एक तो आ रही है 4 cos थीटा माइनस डायरेक्शन में, तो -4 cos थीटा आई, समझ गए, एक तो ये, और एक इस डायरेक्शन में +4 sin थीटा जे, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो VSR की वैल्यू ये है अपने पास, -4 cos थीटा आई +4 sin थीटा जी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ये रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये है भाई 3 i कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो क्यों आया, क्योंकि वो फॉर्मूले में नेगेटिव इसलिए, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप देखना चाहोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो वैल्यू आ जाएगी 3i कैप -4 cos थीटा आई कैप +4 sin थीटा जे कैप, तो इसको भी आगे लिख सकते हैं फर्दर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 3 - 4 cos थीटा आई कैप +4 sin थीटा जे कैप। तो बस cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी, निकालो क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, cos थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ना अभी, cos थीटा की वैल्यू पुट करो इसमें, cos थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 3/4, इसमें पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है ना, तो 3 - 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू 3/4 आई कैप +4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू √7/4 जे कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस √7 जे कैप, यही वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, √7 जे कैप, और अपने को दिख भी रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 हो रही थी, और इसके पास कौन सी वेलोसिटी बच रही थी, सिर्फ वाई डायरेक्शन की, कितनी, 4 sin थीटा, यही बच रही थी, 4 sin थीटा ही बच रही थी ना, तो 4 sin थीटा ही तो आ गई यार, 4 sin थीटा ही तो आ गई, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें देखो, बस, तो 4 sin थीटा ही तो बच गई वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई, ऐसे करके देख लो इसको, समझ गए बच्चों, अरे भोले बच्चे, अरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझता है तू कि नहीं समझता है, अरे बोले बच्चे, अरे प्यारे बच्चे, बात समझ में चली जाती है, रे ना रे ना।
ठीक है। अब मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस पेन को दूसरे पेन में कन्वर्ट करता हूँ। पहले मैं लाता हूँ आपके लिए ब्लैक पेन। ब्लैक पेन में लेके आ गया आपके लिए। अब मैं आपसे एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, इजी सा क्वेश्चन आपसे वापस पूछ लेता हूँ कि भाई ये है रिवर फ्लो हो रही है, किस वेलोसिटी से? मान लेता हूँ ये हो रही है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, फ्लो हो रही है। अब आपके मन में एक विचार तो आ ही गया, अभी वाला तो आ ही गया था। अब आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस स्पीड से चल रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और इसकी विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पहले 3 चीज़ें पूछ रहा हूँ, ड्रिफ्ट बताओ, किस एंगल पे निकलेगा ये बताओ, और टाइम कितना लगेगा ये बताओ। ठीक है, तो आपको करना क्या, इजी बात है, इजी चीज़ करनी है। तो ये जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है 5। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10। आपसे मैं पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर होती क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्टीमर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है 5 जे कैप इक्वस टू, ये निकालनी है, माइनस रिवर की 10 आई कैप क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आई 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना यार, डाउट तो नहीं है यार। तो डाउट यदि नहीं है तो इसको ड्रॉ कर लो यार, ड्रॉ करो। एक्स में कितना है 10 पॉजिटिव में ही है, और वाई में कितना है 5, वाई में 5 एक्स में 10। तो ये बताओ इसका जो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट अपने पास होगा वो कैसा होगा, वो होगा इसकी साइड झुका हुआ, मतलब ये एंगल कम आएगा इस वाले एंगल से, मतलब इसमें भी क्या है थीटा इज ग्रेटर देन 90, सॉरी थीटा इज लेस देन 90 माइनस थीटा। ये क्यों आया, ये बात आपको समझ आई, क्योंकि 10 ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 5, तो रिजल्टेंट 10 की साइड झुक जाएगा। यदि 10 की साइड झुक गया ज़्यादा, यदि ये दोनों वैल्यू सेम होती तब तो 45 होता दोनों, मतलब ये भी 45 वो भी 45, लेकिन जब ये इसकी साइड झुक गया तो ये एंगल कम हो जाएगा ना यार, एंगल कम हो गया तो थीटा की वैल्यू इससे कम है। अब बताओ वैल्यू है कितनी थीटा की, तो इस वाले इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं 5 को, क्यों कर सकते हैं, वेक्टर में शिफ्टिंग अलाउड होती है। तो ये 5 इधर आ गया तो यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/10। तो यहाँ से जो 10 थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2, 10 थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। समझ गया बच्चों, समझ गए। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, तो 10 इनवर्स 1/2 जो भी वैल्यू होती है वही आपका एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ गए। तो थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। थीटा कौन सा है, अब ये थीटा ये याद रखना भाई, ये थीटा है कौन सा, यदि ये 10 है ये 5 है तो थीटा कौन सा है, ये है हॉरिजॉन्टल से एंगल। लेकिन वो आपसे जनरली जो पूछता है वो ये पूछता है कि यहाँ से कितना शिफ्ट हो गया हो, तो ये वैल्यू आप निकाल दोगे, वो कितनी आएगी 90 माइनस थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देना, तो यहाँ से ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आप बता देना वर्टिकल से कितना एंगल शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे मान लेते हैं ये इतना शिफ्ट हुआ, ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब आपसे पूछता हूँ भाई टाइम कितना लगेगा नदी क्रॉस करने में, तो टाइम तो निकालने का वही तरीका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है भाई 1 किलोमीटर, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 5, तो टाइम इसको लगेगा 1.2 आवर्स का, 1/5 मतलब 0.2 आवर्स का टाइम लगेगा, 0.2 आवर्स का टाइम लगेगा। इतनी टाइम में इसकी ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए ये वाली वैल्यू निकालनी है ना ड्रिफ्ट, तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10, इनटू टाइम कितना लग रहा है 0.2, जितने टाइम में नदी पार कर रहा होगा उसी टाइम में तो ये ड्रिफ्ट भी कर रहा होगा साथ साथ में, तो एस की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आवर्स, सॉरी आवर्स क्यों किलोमीटर में आएगी ना, ये तो डिस्टेंस है, तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस इधर चला जाएगा। कमाल हो गया ना यार, जितनी नदी की चौड़ाई उससे दुगनी तो इसने ड्रिफ्ट ले ली। और इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट क्यों ली इसने, ये भी बात समझो, क्योंकि ये वाली स्पीड बहुत ज़्यादा है, नदी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसकी स्पीड जो है उसके कंपेरिजन में दुगनी स्पीड है यार,
उसके कंपेरिजन में दुगनी स्पीड है नदी की, तो ये ज़्यादा ड्रिफ्ट कराएगी क्योंकि ये इस साइड ज़्यादा ले जाएगी इसको। तो आपको ये वाली बात पता चल गई, ये वाली बात किस एंगल पे यहाँ से निकलेगा ये भी पता, ये ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ये कितना, इसको टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आपने निकाल दी। तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? अब आप ये मत पूछना सर थीटा है आप ऐसा क्यों लेते हो, मैं क्वेश्चन जस्ट यहाँ पे इंस्टेंटली फ्रेम कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन कहीं बुक से उठा नहीं रहा, तो जो भी मेरे पास मेरे दिमाग में वैल्यू आती है वो ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग एंगल आ जाता है। अब आपको जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें एंगल ऐसा होगा जो आपको इजीली पता होगा। जैसे यदि हो सकता है कि टेन थीटा की वैल्यू वहाँ पे √3 आ जाए, 1/√3 आ जाए, तो ये सारे एंगल आपको पता रहता है, तो ये डायरेक्ट एंगल आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया 1/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं। सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है। तो ये बात समझ गया, कॉन्सेप्ट समझते हुए आपने ये बात भी समझ ली होगी, ये बात भी समझ ली होगी रे बच्चा तूने, यह बात भी समझ ली होगी रे बच्चा तूने, ये बात भी समझ ली होगी रे। अब मैं क्या करता हूँ, नीट के कुछ नीट एंड क्लीन क्वेश्चन कराया था आपको। किसके? नीट के कुछ नीट एंड क्लीन क्वेश्चन कराना चाहूँगा, और इसके लिए मुझे आपका भरपूर सहयोग चाहिएगा। तो मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए, आप नहीं भी दोगे तो ज़बरदस्ती का सहयोग मांगते हुए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो। मैं आपको नीट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, घबराना नहीं है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अच्छा, इसमें कुछ वेक्टर के क्वेश्चन आ गए, तो वेक्टर के तो नहीं कर रहे अपन। 2 कार है भाई, 2 कार्स P एंड Q, ठीक है, स्टार्ट करती हैं फ्रॉम ए पॉइंट एट ए सेम टाइम, यानी स्ट्रेट लाइन। 2 कार हैं वो सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, एक कार का नाम है P, एक कार का नाम है Q, सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं दोनों कार, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, इनकी जो पोजीशन है XP, पोजीशन रिप्रेजेंट करी जा रही है किस इक्वेशन से, AT + BT स्क्वायर, AT + BT स्क्वायर से ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी, ठीक है। और जो XQ है उसकी पोजीशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो AT + BT स्क्वायर से नहीं, ये कर रहे हो FT - T स्क्वायर से, FT - T स्क्वायर से इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास, AT + BT स्क्वायर, और ये हो गई। व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, वो टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपसे पूछ लिया वो टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, ये होगी dx/dt। ये ब्रैकेट में टी लिखने का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिखाने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। किसी के ब्रैकेट में टाइम लिखा हुआ है मतलब वो ये दिखा रहा है कि एक्स जो है टाइम का फंक्शन है, वो दिख भी रहा है, इस इक्वेशन से दिख रहा है ना, एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दूसरे में भी एक्स जो क्यू का है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट में जो लिखा है इसमें वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ऐसा मत समझना एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, नहीं, इसका मतलब होता है एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टी। ओके, तो Vp की वैल्यू हो गई dx/dt, तो इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा AT का A + 2BT। Vp की वैल्यू आ गई यहाँ से, VQ की वैल्यू निकालनी हो तो dxq/dt, ये dxq/dt, तो ये वैल्यू आ जाएगी F - 2t। अब ये पूछ रहा है उस टाइम की वैल्यू बताओ जब दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, तो आपको Vp = VQ करना है। इजी है ना यार, A + 2BT = F - 2t, टी वाली इधर ले आओ तो 2BT + 2t = F - A, यहाँ से T 2B + 2 = F - A, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी F - A अपॉन 2V + 1, दिस इज़ द आंसर। टाइम, ये जो वो टाइम है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। कोई खतरनाक बात थोड़ी है इसमें, कोई खतरों से थोड़ी खेलना पड़ रहा है यार तुम्हें इसमें, कोई खतरों से थोड़ी खेलना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़, एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो है AT + VT स्क्वायर, ये एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, कोई घबराना नहीं है आपको,
पूछ रहा है ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कब से कब के बीच में, जब टाइम 1 सेकेंड है और जब टाइम 2 सेकेंड, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ। कोई बात नहीं, v कुछ तो क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर x क्या है डिस्प्लेसमेंट ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे डी एक्स इक्वल्स टू ए डी प्लस बी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी टी, दोनों का कर दो इंटीग्रेशन। तो x इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है, और टाइम इक्वल्स टू जब 2 सेकेंड हो गया तब मान लो डिस्प्लेसमेंट x2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, dx का इंटीग्रेशन होता है x और इसकी लिमिट पुट करोगे x1 से x2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए टी का ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी स्क्वायर का बी टी क्यू बाई 3, इसमें लिमिट हो जाएगी t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2, x2 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ तो, और यही आपसे पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा ना पॉइंट नंबर 1 से 2 का, तो ये तो ठीक है। इसमें पुट करो, सबसे पहले करो 2, तो जब इसमें 2 पुट कर दोगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 2 पुट करने पाया माइनस। अब 1 पुट करो पूरे में, तो ये हो जाएगा a बाई 2, ये हो जाएगा b बाई 3। बात समझ गए रे बच्चा है, ओ बच्चा बात समझ गया ना तू। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है इक्वल्स टू 2a, क्योंकि 2 2 जा 4 ये कट जाएगा ना, 2 2 जा 4 प्लस 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3, क्योंकि माइनस पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, a वाले को एक साइड लिख लो तो 2a माइनस a बाई 2, ये एक ब्रैकेट में गए 8b माइनस 3 माइनस b बाई 3, ये एक जगह गए। तो यहाँ से 2a में से a बाई 2 मतलब 2 में से आधा घटाना है, तो कितना बचेगा 1.5, 2 में से आधा जाएगा 1.5 बचेगा 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3 बाई 2, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3 बाई 2, और इसमें 3 एलसीएम ले लो, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, तो 7 बाई 3 भी। इस तरह से यह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? नो डाउट सर, we do not have any doubt, any chat. We don't have any chat. We are very intelligent people. Okay, I can understand you are very intelligent. Now I'll check another question. A car moves from x to y with a uniform velocity va and return to y with uniform speed v to average speed of round trip. अच्छा, आपसे क्या होता है कि एक पॉइंट ए से किसी व्हीकल ने चलना स्टार्ट किया, वो पॉइंट नंबर बी तक गया, ठीक है, फिर वो वापस बी से लेके ए तक आया, फिर वापस बी से ए तक आया। जाने वाले टाइम पर उसकी स्पीड है मान लो v1 एवरेज स्पीड, और आने में v2। अब वो पूछ रहा है इस टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड बताओ। पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, यदि वो आपसे पूछ लेता, ये कैप गिर गया था, नीचे उठा रहा था भाई पे उसको, ठीक है, यदि ये आपसे पूछ लेता कि भाई आप ऐसा करो इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, इस राउंड ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी, तो वो तो आ जाती 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, टाइम कुछ भी लगता रहे अब आंसर 0 आता। लेकिन इसने टोटल एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी, इसने पूछी एवरेज स्पीड। क्या पूछी? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको मैं मान लेता हूँ एस है, तो जाने में भी एस आने में भी एस, तो 2s हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। जाते टाइम लगा मान लो t1, आते टाइम लगा t2, तो 2s अपॉन t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 मतलब टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है, तो v1 प्लस t2 की वैल्यू आते टाइम डिस्टेंस s अपॉन v2, आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ गए आंसर? आंसर में आया स्वर, आया ना, मज़ा आया ना, मज़ा आया यार, मज़ा मुझे तो आ गया ये क्वेश्चन करके, मुझे तो मज़ा आ गया, तुम्हें आया कि नहीं? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एस से एस, एक एस से 2s कैसे करते हैं मैंने पहले ही बता दिया, कॉमन लेना होता है, ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना यार कि सर आप ऐसे कैसे काट देते हो, एक एस से 2s को कैसे काट देते हो, ये कौन सा जादू है? ये जादू है फिजिक्स का।
ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से वेरी हो रहा है, ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, नहीं सॉरी प्लस बीटा टी, ऐसे वेरी हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी बताओ। पहले तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डी एक्स वाई डी टी करके, यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये इसका ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है ई की पावर एक्स, यदि सिर्फ ई की पावर एक्स होता तो। लेकिन ई की पावर एक्स कुछ इस तरह से है, ई की पावर एक्स कुछ इस तरह से हो, ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ लिखा हो, तब इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है भाई, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है, वो ये होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स तो रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई जो भी इस ब्रैकेट में लिखा है ना उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिखना होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए प्लस ज़ीरो, क्योंकि ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा और बी का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फाइनल आता है ई ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ये आना चाहिए। समझ गए आप, ई बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन। दूसरा मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, ई टू द पावर बी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो ई की पावर एक्स का पहले तो लिखो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, सारी की सारी चीज़ों को लिखो। अब बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखना पड़ेगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बी। समझ गए आप समझे, समझे ना, समझे ना आ रहा है बच्चा, समझे ना रहे बच्चे, ओ बोले बच्चे, डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देख ले आज से आगे, समझ गया तब समझेगा। तो डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, निकाल लो सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए मल्टीप्लाई बाई माइनस अल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा इंटू टी। ठीक है, ठीक है रे बच्चे। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू जो आई, बी बीटा ई टू दी पावर बी टी माइनस ए अल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी आप लिख सकते हो बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी माइनस ए अल्फ़ा अपॉन ई टू दी पावर अल्फ़ा टी। क्या यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, क्योंकि ये माइनस में था तो इसको मैं नीचे ले गया। अब देखो इसने क्वेश्चन यहाँ तक से इसने वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं पूछी, आपको पहले वेलोसिटी निकालनी थी, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसीलिए मैंने ये वेलोसिटी निकाल ली। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बीटा से इंडिपेंडेंट होगी क्या, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की टर्म में बीटा आ रहा है तो मतलब वेलोसिटी बीटा पर डिपेंड कर रही है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, यदि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, करके देख देते हैं। यदि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू कुछ मान लो एक्स नहीं, एक्स तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, कुछ मान लो इसको जेड होता है, ये दोनों इक्वल है और जेड की इक्वल है, तो इसमें जेड पुट करोगे ए जेड अपॉन ई टू द पावर जेड टी। क्या अल्फ़ा और बीटा जब इक्वल हो रहे हैं तो ये कट रहा है क्या, ये दोनों कैन जीरो हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा भी हो जाएगा तो भी वेलोसिटी जीरो नहीं आ रही, मतलब दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन इसमें है गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, यदि टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है गो ऑन डिक्रीजिंग, यदि टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऐसा थर्ड ऑप्शन दिया है। फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिया है कि टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो बताओ इसमें क्या होगा। यदि देखो टाइम बढ़ता जाएगा, यदि टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ई टू दी पावर बीटा टी है ना, यदि ई की पावर में कुछ बढ़ता जाएगा मतलब ये वाली पूरी टर्म बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को फाइनली डिसाइड कौन करेगा, ई की पावर बीटा टी और ई की पावर अल्फा टी, यही डिसाइड करेंगे, यही डिसाइड करेंगे ना यार, यही डिसाइडिंग फैक्टर है। अब मुझे बताओ जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ई की पावर बीटा टी बढ़ता जाएगा, और जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वाली चीज़ भी बढ़ती जाएगी, ई की पावर अल्फा टी बढ़ता जाएगा, तो ये होल क्या होता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा। ये बात समझा, ये बात समझ गई, ये बात समझनी चाहिए आपको, ये बात समझनी ही पड़ेगी आपको, ये बात समझनी ही पड़ेगी आपको। तो ये बात आप समझिए कि यहाँ पे यदि टाइम बढ़ता जा रहा है
तो ये वाला जो पार्ट है अपना वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये वाला पार्ट लगातार घटता जा रहा है, मतलब 10-7 लिखा हुआ है अभी। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जो माइनस से इधर वाली टर्म है उसको तो बढ़ाता जा रहा हूँ 11 और इसको घटाता जा रहा हूँ तो 6, फिर इसको बढ़ा दिया मैंने 12 कर दिया, इसको और घटा दिया, इसको 13 कर दिया, इसको और घटा दिया। अब ये बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। देखो फाइनल वैल्यू लगातार इंक्रीज होती आ रही है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी जब टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कैसे, मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। यदि टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जहाँ पर आपको क्या दे रखा था ऑलरेडी कि जो ए कोमा बी कोमा अल्फ़ा कोमा बीटा ये सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, तो इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। वेलोसिटी का पार्टिकल इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। यदि टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती जाएगी। जब ये दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा और ए बी सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, ठीक है। समझ गए आप बच्चों, समझ गए ना आप, समझ रहे हो ना इस बात को, ये क्यों इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको ये छोड़ देता हूँ भाई, ये आप दिमाग में सोचना इसको, ठीक है, ये आप दिमाग में सोचना। यदि ऐसा हो कि ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म e⁻ बीटा टी, एक ये टर्म है, यदि ये टर्म छोटी हो ए अल्फ़ा अपॉन e⁻ अल्फ़ा टी से, इसको ये एज्यूम करके भी एक बार सोचना, ऐसा एज्यूम करके भी सोचना। ऐसा एज्यूम करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनिशियली में वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी ना, ये वाली टर्म यदि बड़ी हो गई भाई इस वाली टर्म से, तो वेलोसिटी इनिशियली में क्या होगी, नेगेटिव। अब तुम सोचना वेलोसिटी टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ में वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो घटेगी, बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बात आपके लिए छोड़ दी मैंने इसको करके बता दिया, ठीक है। ये आप सोचते रहना, आंसर इसका वही है जो मैंने बता दिया कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 एट 10, नेक्स्ट 1/3 एट 20 एंड लास्ट 1/3 एट 60, तो अपने को एवरेज स्पीड बतानी है 10, 20, 60। ये 10, अगले 1/3 20 और लास्ट 1/3 60, ये स्पीड से भाई इसने 1/3 ऐसे कवर करी, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कोई बात नहीं, एवरेज स्पीड निकालने में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 + t2 + t3, तो s अपॉन t1 ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है भाई किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, और ये भी किलोमीटर पर आवर में। 1/s/3 × 20 + s/3 × 60, यही है। इसमें से s कॉमन लेके इससे कट कर दो, सब जगह से कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1/30 + 1/60 + 1/180, कॉमन नीचे LCM ले लो भाई, मैंने ले लिया 180/3 × 6 = 18, 6 × 3 = 80 प्लस, तो ये 180 जाएगा ऊपर, ये जाएगा 180/10 मीन्स 18 क्या किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी थी ना, तो किलोमीटर पर आवर आसाइकिंग एनी डाउट, नो डाउट सर, you do not have any doubt any time because we are very very intelligent people, how very very intelligent people you are, I know, that's why you do not have any doubt, I think because you are very very intelligent। यदि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराना चाहूँ तो मैं कैसे करा, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए, अ कार मूव्स ए डिस्टेंस 200 मीटर, एक कार है जो 200 मीटर की डिस्टेंस मूव करना चाह रही है भाई, कितनी डिस्टेंस, 200 मीटर की,
ठीक है, 200 मीटर की डिस्टेंस मूव करना चाह रही, कोई दिक्कत नहीं, मूव कर लेगी। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एज 40 एंड नेक्स्ट हाफ एट v। फर्स्ट हाफ 40 से और नेक्स्ट हाफ v स्पीड से, और इसकी एवरेज स्पीड है ना, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको v की वैल्यू पूछ ली, तो आपको v की वैल्यू पूछ ली, तो इजी है यार, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस मतलब 200 अपॉन टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो पहले ये मान लेता हूँ इतनी डिस्टेंस t1 टाइम में चली, इतनी वाली t2 टाइम में, ठीक है। तो ये t1 टाइम में कितनी चली भाई, इसने आधी चली ना, 100 अपॉन कितनी स्पीड से 40। समझ रहे हो ना मैंने कैसे टाइम कैसे लिखा, अभी हर बार लिख रहा हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ। टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही तो लिख रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आधी डिस्टेंस मतलब ये आधी बची हुई है, 200 में से आधी चल रही तो कितनी बची, 100 बची वापस। वो कितनी स्पीड से चल रहा है, v से, v है अभी, और अपने को एवरेज स्पीड दे रखी है यहाँ पे 48। आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो नेक्स्ट हाफ है वो किस वेलोसिटी से चली इसने। तो कर लो यार, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 2/1/40 प्लस 1/v, ये कैसे कर दिया सर आपने, 100 मैंने कॉमन लेके कट कर दिया भाई हर जगह से, तो ऊपर बचेगा 2, और ये इस तरह से 48 इक्वस टू 2/40v, 40v, और ये हो जाएगा 40v, जब यहाँ से लोगे तो v प्लस 40, v प्लस 40, 40v ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 80v, ये 40v ऊपर जाएगा ना, 2 पहले से ही है तो मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 40v इक्वस टू 48 इंटू वी प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से 80v इक्वस टू 48v, 48 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 48 इंटू 40, ठीक है। इसको इधर लेके आओ तो 80 माइनस 48v इक्वस टू 48 इंटू 40। यहाँ से v की वैल्यू आपको निकालनी है तो पहले इसको माइनस करो, तो 32v इक्वस टू 48 इंटू 40, v की वैल्यू निकालनी है 48 डिवाइड 40 अपॉन 32, 4 1 जा 4, 8 6 जा 48, v की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप में इसको 40 से चल रहा है, नेक्स्ट आप में 60 से चलना पड़ेगा, तब जाके एवरेज 48 बनेगा इसका। ओके, एनी डाउट। अब ये वाले क्वेश्चन में फटाफट उड़ाता इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार करा दिया आपको, अब इन क्वेश्चनों में कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया इन क्वेश्चनों के अंदर, सारा का सारा खत्म हो गया सब कुछ। अब मुझे एक टॉपिक और कराना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी में, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम का। मैं सोच रहा हूँ यार उसके लिए एक अलग वीडियो बना ही दूँ आपके लिए। मिनिमम डिस्टेंस मैं यदि वो रिवर क्रॉस करना चाह रहा हूँ या मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। एक क्वेश्चन और जाते जाते करा देता हूँ। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद v इक्वस टू 2 बीटा एक्स टू दी पावर, ये 2 बीटा क्या है, ये कांस्टेंट है भाई, ये बीटा एक्स टू दी पावर -2n, ठीक है। वेलोसिटी और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये रिलेशन है। आपसे पूछा क्या है भाई, यहाँ पे बीटा और एन कांस्टेंट है, ये बात तो फिक्स हो गई, और एक्स क्या है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका होगा तब तक, या फिर यदि वेलोसिटी दे रखी है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ किसके रूप में, एक्स के फॉर्म में। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, ये वाला लगेगा मेरी समझ से। तो आपकी समझ कुछ और कहती हो तो बता दो, आपकी समझ ये तो नहीं कहती ए इक्वस टू डी बाई डी टी लगा दो, इसमें डी है ही नहीं तो भाई लगाओगे कैसे फॉर्मूला, ए इक्वस टू वी डी बाई डी एक्स लगेगा, तो वी तो डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दो, एक्स टू दी पावर -2n डायरेक्ट पुट कर दिया। अब मुझे डी बी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन डी बी अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बीटा तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2n का -2n
एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1, क्योंकि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x की पावर माइनस 2n था, तो माइनस 2n बाहर आएगा, फिर माइनस 2n माइनस 1 ये हो जाएगा। इसमें ये पुट कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस 2n बीटा एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, तो a जो आएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 2n और माइनस 2n माइनस 1, इनको ऐड करना है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब माइनस 4n माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। कोई डाउट नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है यार, ये नीट एंड क्लीन क्वेश्चन है ये एकदम, इसमें घुमाते नहीं हैं आपको, नीट एंड क्लीन चीज़। अभी मैं देख लूँ एक बार वीडियो कितने मिनट्स का रिकॉर्ड कर दिया मैंने अभी तक, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा तो, और यार 1 घंटे का हो गया। चलो भाई मैं थैंक यू बोलने के लिए आ जाता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन, बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट कौन से बचे हैं, मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम। यदि रिवर आपको मिनिमम डिस्टेंस में कवर करनी हो, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करनी हो या मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी हो, तो उसके लिए कैसे फॉर्मूले लगते हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।